दो करीबियों की गद्दारी के बाद ज़ेलेंस्की कितने हैरान परेशान हैं, इससे जुड़ी खबर है। यूक्रेनी सिस्टम में कई और गद्दारों के छिपे होने की खबर है। ज़ेलेंस्की ने खुद माना कई लोग कर रहे हैं पुतिन के लिए काम। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। तो क्या इन गद्दारों की वजह से भी यूक्रेन लगातार इस वॉर में पिछड़ रहा है? आइए आपको ज्यादा जानकारी देते हैं बिग वॉल पर, क्योंकि अभी 5 महीने होने को आ रहे हैं और उसके बावजूद ये युद्ध ना थमने का नाम ले रहा है और रूस लगातार, चाहे लुहांस्क हो, चाहे डोनेस्क हो, या इसके अलावा जो सदर्न और ईस्टर्न यूक्रेन हो, वहां पर यूक्रेन से कई हिस्से वो छीन चुका है। सवाल यह है, आखिर तो फिर क्या ज़ेलेंस्की को उनके अपनों ने ही धोखा दिया और इस वजह से भी यूक्रेन का ये हाल है? ज़ेलेंस्की के घर में आखिर और कितने गद्दार हैं? आइए जरा आपको बिग वॉल पर समझाते हैं कि ज़ेलेंस्की के साथ क्या हुआ है और ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं। ज़ेलेंस्की को अब अहम संगठनों में कई गद्दारों के छिपे होने की आशंका है। जब खुफिया एजेंसी का चीफ गद्दार निकल जाए तो आप सोचिए कहां कहां रूस के जासूस छिपे हो सकते हैं। खुद बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति, वॉर जोन में बहुत से लोग देशद्रोह कर रहे हैं। आपको याद होगा ज़ेलेंस्की ने इससे पहले कई जनरल्स को भी हटाया है। 60 से ज्यादा लोग यूक्रेन के खिलाफ काम कर रहे हैं, यह कहा है ज़ेलेंस्की ने। यूक्रेन के टॉप ऑफिसर ओलेग कुलिनख भी ज़ेलेंस्की के रडार पर हैं। कुलिनख भी खुफिया एजेंसी के टॉप अधिकारी हैं और साल 2020 में ही यूक्रेन लौटे थे। ज़ेलेंस्की को इस बात का भरोसा नहीं हो रहा है कि उनके दोस्त ने ही उनको धोखा दे दिया है। अब ज़ेलेंस्की प्रशासन और सेना के बड़े पदों पर नियुक्ति में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। आप कह सकते हैं कि हिसाब से ज़ेलेंस्की माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन क्या इतने बड़े देश में ये माइक्रो मैनेजमेंट कामयाब हो सकता है? जनरल सिवाच, जहां पर एक वॉर हो वहां एक हायरार्की होती है, आपको एक सिस्टम के थ्रू जाना पड़ता है, डिसिप्लिन के थ्रू जाना पड़ता है। ज़ेलेंस्की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज वो अपने हिसाब से मैनेज करे और शायद इसीलिए वहां पर उन लोगों को वो पॉइंट आउट कर पा रहे हैं जो उनके साथ नहीं है, जिन पर वो देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह की काइनेटिक वॉर में ये संभव है? देखो, एक सच्चाई है कि ये हाइब्रिड वारफेयर है। ये जो लड़ाई हो रही है रूस और यूक्रेन के बीच में, ये सच्चाई है कि जो अब लगा है कि ज़ेलेंस्की को कुछ एक उसके जो टॉप कमांडर वो कहीं ना कहीं उसके खुफिया के इंचार्ज भी कहीं इन्वॉल्व तो नहीं थे, कहीं वो पुतिन की तरफ नहीं थे। ये पॉसिबल हो सकता है, ये लड़ाई में कुछ भी संभव है। क्योंकि देखो, याद रखो, जो यूक्रेन है वो काफ़ी देर तक रशिया के इन्फ्लुएंस में था और कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो पहले से ही इन्होंने अपने पेरोल पे ले ली हो। मगर ये भी सच्चाई है कि अमेरिका ये सारी खबरें अभी यूक्रेन को दे रहा है, ज़ेलेंस्की को दे रहा है। ये जितना भी कार्रवाई हो रही है, जहां पर पिन पॉइंट टारगेट हो रहा है, ये हो रहा है जो कि सर्वेलेंस और आपके रियल टाइम इनपुट जो दिए जा रहे हैं अमेरिका से, उसके सैटेलाइट से। और ये सच्चाई है कि आज रूस को सबसे बड़ा डर है वो ड्रोन्स का है और उसके कारण वो पिछड़ गया है। और अगर उसने ईस्टर्न डोनबास के इलाके को जीतना है, जहां लड़ाई घमासान चल रही है, तो उसको जल्दी से जल्दी ड्रोन चाहिए। क्योंकि एक तो स्विच ब्लेड ड्रोन जो हैं, बरकतार ब्लेड जो ड्रोन्स हैं, उनके मुकाबला करना है और यूक्रेन की आर्मर को ध्वस्त करना है, तो ड्रोन का आना बहुत जरूरी है। इसीलिए ड्रोन के लिए वो ईरान से जल्दी लेते हैं और ये जो टेक्नोलॉजी है ईरान के पास वो काबिल तारीफ है। एक तो ये आर्म ड्रोन्स हैं और ये 5 टारगेट को एक टाइम में हिट कर सकते हैं। ये एक ऐसे ड्रोन्स हैं जो कि रडार के अंदर भी नहीं पकड़े जाते। बिल्कुल सर, ये इसकी खासियत है जो आप बता रहे हैं, ड्रोन के अंदर आते हैं। ठीक है, जो आप बता रहे सर, ये इसकी खासियत है और इसीलिए अमेरिका की ओर से लगातार सिंह साहब ये कहा जा रहा है कि कई ड्रोन खरीदने की योजना बना रहे हैं पुतिन। लेकिन एक और एंगल है, ईरान के बारे में ये कहा जा रहा है कि रूस और अमेरिका के बीच में वो फंस गया है। इस एंगल को समझाइए, क्योंकि ईरान जो है अमेरिका से भी दुश्मनी मोलना चाहता नहीं और ना ही रूस से। कैसे निकलेगा इन दोनों देशों के बीच तालमेल बिठाकर ईरान? देखिए, ऐसा जो अलाइनमेंट है, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, वो ईरान की रशिया के साथ ही है और यूएस से कंटिन्यूसली पिछले कई सालों से उन पर सैंक्शन आफ्टर सैंक्शन लगाता जा रहा है। तो अगर आप स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखेंगे तो ईरान का रशिया की तरफ ही है। और जिस तरह से अभी एम्बेसडर साहब ने बताया और जनरल सिवाच ने बताया कि नए नए ग्रुप आ रहे हैं सामने, जैसे यूएस से जो है अब हर लेवल पर नए ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। जैसे I2U2 कर दिया, उससे पहले क्वाड किया, उससे पहले ऑकस किया और उसके बाद फ्रांस के अलग कर रहा है, जापान के अलग कर रहा है। ये सब ग्रुपिंग जो हो रही है, ये सारी ग्रुपिंग जो है इन्हीं देशों के अगेंस्ट है, चाइना, रशिया और कुछ हद तक ईरान के साथ। तो ईरान और तुर्की और रशिया इस समय ये रियलाइज करते हैं उनको भी ऐसी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो ये स्ट्रेटेजिक रिलेशन जो है
बिल्कुल, हाँ जी। मैं एक सवाल लेना चाहता हूं, आप इस युद्ध को 5 महीने बाद कैसे असेस कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि दुनिया अब रूस और यूक्रेन वॉर पर उतना ही फोकस कर रही है, वेस्टर्न कंट्रीज उतनी ही मदद दे रहे हैं जो हमने शुरुआती दिनों में देखा था, या युद्ध ये अब सिमटता दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब पश्चिमी देशों का फोकस वहां से हटकर अब गल्फ में, ईरान पर, मिडिल ईस्ट में शिफ्ट हो रहा है? बिल्कुल, ये सही एनालिसिस आपका। अब जो उनका जो वेस्टर्न देशों का और अमेरिका का ध्यान है, अब धीरे धीरे गल्फ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और यही एक कारण है। इस समय बड़ी जरूरत महसूस की है ईरान ने भी, नहीं तो ईरान शायद इस कदम को नहीं उठाता। बट गौरव, डोंट यू थिंक सो कि गल्फ की तरफ रुख करना इसलिए भी क्योंकि जो क्राइसिस वहां पर अभी युद्ध की वजह से क्रिएट हुए हैं, चाहे वो हम फ्यूल, एनर्जी या खाने की बात भी करें, हालांकि इस बारे में एक रिपोर्ट हमारे पास है, उस बारे में आगे जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन गल्फ के तरफ जाना एक ऑल्टरनेट भी एक वजह रहा है कि आपको ऑल्टरनेट चाहिए। यही एक मेजर रीजन है। आप ये देखिए, इस समय जो है आप ऑयल को, एनर्जी को और फूड को, मैं उसी की रिपोर्ट का जिक्र कर रही थी, उसी की रिपोर्ट का अंजलि हम जिक्र कर रहे थे, और इसी को लेकर हमारे पास ब्रेकिंग है। वेपनाइज कर दिया गया है, ये एक तरह से वेपन की तरफ यूज किए जा रहे हैं।